हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नक्सलवाद। नक्सलवाद एक ऐसी घटना है जिसने भारत जैसे संप्रभु राज्य के लिए एक प्रमुख चुनौती पेश की। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नक्सलवाद एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। ये पूरे भारत के लिए एक खतरा है, भारत की अखंडता के लिए, भारत के सामाजिक सौहार्द के लिए, भारतीय संवैधानिक परंपराओं के लिए एक खतरा है। तो आखिर ऐसा क्या था? आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस लेक्चर को समझने के बाद आपको ऐसी कई सारी जानकारी मिलेगी जिसका आप प्रयोग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऐसे इंटरव्यू सब में कर सकते हो आप, है ना। ये सामाजिक आयाम भी है, इसके आर्थिक आयाम भी है, इसके आईआर से संबंध भी है ना, इससे एथिक्स के भी संबंध है। सब कुछ इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नक्सलवाद क्या है, आखिर कौन सी घटना को हम नक्सलवाद कहते हैं और क्यों कहते हैं नक्सलवाद, ये भी पढ़ेंगे। फिर इसके पीछे विचारधारा क्या है, किस आधार पे ये खुद को जस्टिफाई करते हैं, आखिर ये लोग इतनी हिंसा करते हैं तो इनको इतनी हिंसा करने की ताकत कहाँ से मिलती है। हिंसा करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये भी एक बहुत बहादुरी वाला काम है, पर यह है कि इसके कहाँ से आती है इतनी ताकत। और ये बहादुरी नकारात्मक संबंध में है ना। तो अब आप देखिए कि हम लोग एक जानवर को नहीं मार सकते, है ना, लेकिन कुछ लोग जानवर को क्यों मार देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें जान नहीं होती। उनके ऊपर विचारधारा क्या काम कर रही है? उनके लिए ये विचारधारा काम कर रही है कि इसमें जान नहीं होती। जैसे आतंकवाद में क्या विचारधारा काम करती है कि जो दूसरा वर्ग है, हमारा विरोधी वर्ग है, वो तो मनुष्य ही नहीं है, उसको मार दो, है ना। तो इस तरह की कोई एक विचारधारा भी होगी इनके अंदर, उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि क्या था नक्सलवाद का इतिहास, आखिर कहां से शुरू हुआ, और उसके लास्ट में चालू करेंगे सबसे प्रमुख तौर पे जो बात है मेंस के पर्पज से कि क्या कारण थे नक्सलवाद के। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। लाल कलर का इसलिए प्रयोग किया कि ये भी लाल सलाम करते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले कि नक्सलवाद होता क्या है, क्या होता है। देखिए, अगर कहा जाए बहुत सामान्य शब्दों में देखिए, अभी मैं जो आपको बता रहा हूं उसके जवाब आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सामान्य शब्दों में देखें तो यह एक हिंसक आंदोलन है, एक हिंसक आंदोलन, है ना। अब चूंकि आंदोलन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जन समर्थन है ना। जन समर्थन मतलब कई लोगों का इस पे भरोसा है, साथ में इसके कुछ उद्देश्य हैं, है ना। आंदोलन उसी को तो कहते हैं जिसमें भीड़ होती है और वो भीड़ किसी एक काम के लिए प्रेरित होती है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, जिसमें भारत की समस्त जनता देश की आजादी के लिए प्रयास कर रही थी, है ना, उसे क्या कहेंगे, जन आंदोलन। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन क्या थी, समस्त जनता अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रयास थी। तो वैसे ही आंदोलन का क्या मतलब होता है, एक जन समूह किसी एक विचारधारा के अंतर्गत किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब कार्य करता है, तो वैसे भी ये आंदोलन है, जन आंदोलन है ना। इसमें बहुत बड़े संख्या में लोग शामिल हैं, पर ये क्या है, ये हिंसक है। हिंसक क्या मतलब, ये हिंसक घटनाएं करता है ना। अब हिंसक घटनाएं करता है इसलिए इसको हिंसक आंदोलन कहते हैं। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ उसमें कहीं हिंसा की जगह नहीं थी। अगर चौरी चौरा की एक घटना होती है तो हम आंदोलन पूरा बंद कर देते हैं, है ना। तो हमारे आंदोलन सिद्धांतों पे खड़े थे। वो सिद्धांत क्या थे, अहिंसा, है ना, न्याय। लेकिन ये क्या है, ये हिंसा पे आधारित आंदोलन है। तो समझ में आया क्या है नक्सलवाद। नक्सलवाद एक हिंसक पे आधारित आंदोलन है, ठीक, जिसका उद्देश्य क्या है, वर्तमान की सरकार को उखाड़ के फेंक देना, ठीक है। जो वर्तमान की सरकार है, सरकार का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को हटा के कांग्रेस को ले आए, ये नहीं। वर्तमान सरकार की जो व्यवस्था है या वर्तमान की जो राज्य व्यवस्था है ना, जो वर्तमान की शासन प्रणाली है, उसी को उखाड़ के फेंक देना। अब ये क्यों कह रहे हैं, ये अलग है बात है। तो ये कहते हैं कि हम आंदोलन के द्वारा, हिंसक आंदोलन के द्वारा जो ये संविधान है इसी को खत्म कर देंगे। जो ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये संसद है, ये न्यायपालिका है, इन सबको हम खत्म कर देंगे।
और एक नई शासन व्यवस्था करेंगे, है ना। बहुत सारी मूवी अगर आप देखेंगे तो नक्सलवाद पे बनी हुई है, सर्च करिएगा, देखिएगा, उससे आपको एक नक्सलवाद की पृष्ठभूमि जानने को मिलेगी। ठीक, तो इस तरह हमने क्या समझा कि नक्सलवाद क्या है। तो नक्सलवाद एक जन आंदोलन है जो हिंसा पे आधारित है, जिसका उद्देश्य वर्तमान सरकार को खत्म कर देना है। इसका क्या नेचर होता है इस आंदोलन का? इस आंदोलन का नेचर ऐसा होता है कि ये कहते हैं कि किसान, है ना, किसान और मजदूर, किसान मजदूर, ठीक है, ट्राइबल्स, ठीक है, ये सब कौन है? ये सब है शोषक, शोषित, सॉरी, ये सब है शोषित, अर्थात इनका क्या हो रहा है? इनका हो रहा है शोषण। और कौन कौन रहा है? कर रहे हैं पूंजीपति, जमींदार, है ना, ये लोग कर रहे हैं क्या? शोषण। तो ये है शोषक, ये है शोषक, है ना। तो मेरी बात समझ में आई? तो ये आंदोलन कहता है कि एक वर्ग है जो शोषण करता है। वो वर्ग कौन सा है? जमींदारों का। वो वर्ग किसका है? वो पूंजीपतियों का, जो बिजनेसमैन है ना, जैसे अंबानी, टाटा। तो ये कहता है कि एक वर्ग है जो शोषण करता है और दूसरा वर्ग है जिसका शोषण होता है। ये कौन है? किसान, मजदूर, ट्राइबल्स, है ना। आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती है, मजदूरों को सैलरी नहीं पूरी मिलती, ठीक है, किसानों को जमीन से कभी भी बेदखल किया जा सकता है, जमींदार उनका शोषण करते हैं। तो इसने कहा कि ये दो वर्ग हैं, एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। और यही दो वर्ग हैं जो ये कौन कर रहा है? ये वर्ग कर रहा है इसका शोषण, इसीलिए ये शोषित वर्ग कर रहा है जन आंदोलन। तो मेरी बात समझ में आई? इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, नक्सलवाद एक जन आंदोलन है जो हिंसा पे आधारित है, जिसका उद्देश्य वर्तमान सत्ता को खत्म कर देना है। यह आंदोलन शोषित वर्ग द्वारा शोषक वर्ग के खिलाफ किया जा रहा है। यह पूरी नक्सलवाद की एक डिफिनीशन है। अभी मैंने आपको केवल डिफिनीशन बताई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब कि नक्सलवाद के पीछे क्या विचारधारा है। अर्थात कहा जा सकता है कि नक्सलवाद को इतनी एनर्जी कहां से मिलती है, आखिर किस उद्देश्य के लिए वो लड़ रहा है, उसके मन में क्या सोच है। भाई आप कुछ करते हो तो दिमाग में एक सोच बना लेते हो ना कि मुझे करियर बनाना है, मैं पढ़ूंगा रात दिन, फिर मैं करियर बनाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा। आपके मन में एक दृष्टिकोण हो गया, है ना, तभी तो आप तैयारी कर पा रहे हो, वरना आप तैयारी क्यों कर रहे हो? कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे। तो इसीलिए हम समझेंगे कि अब इनका दर्शन क्या है। ये बहुत मजेदार है, इसको आप समझिएगा, ठीक। इनका ये कहते हैं कि जो लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र, ठीक, ये कहिए जो वर्तमान की राज्य व्यवस्था है, या कहिए संविधान पे आधारित राज्य व्यवस्था, वर्तमान राज्य व्यवस्था लोकतंत्र पे तो आधारित है। तो ये कहते हैं कि जो वर्तमान की राज्य व्यवस्था है और जो लोकतंत्र है वो सब ढोंग है, ठीक। अब ढोंग क्यों कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र, हमारा संविधान सभी के लिए है ना, सभी वर्ग का विकास करेगा। हम ऐसा कहते हैं, हम यही कहते हैं ना कि ये क्या करेगा? ये सभी वर्गों का विकास करेगा। वो चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, है ना, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, ये सबका विकास करेगा। हम ऐसा कहते हैं ना, लोकतंत्र यही है हमारी यही संवैधानिक व्यवस्था है। पर ये कहते हैं, नक्सलवादी जो होते हैं वो कहते हैं कि ये सब ढोंग है, ठीक है, ये किसी का विकास नहीं करेंगे। जो ये व्यवस्था है और ये जो संविधान है या जो लोकतंत्र है वो केवल कुछ पूंजीपति वर्ग के लिए है ना। एक उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो कहेंगे ये सब ना टाटा अंबानी के लिए बस है ना। मजदूरों का ये कभी भला नहीं करेंगे, मजदूरों का कभी भला ये व्यवस्था नहीं करेगी, ये केवल मजदूरों को बेवकूफ बनाएगी। असली में ये व्यवस्था किसके लिए? ये व्यवस्था पूंजीपतियों के लिए है, ऐसा नक्सलवादी सोचते हैं। नक्सलवादी यही सोचते हैं और यही कहते हैं कि भाई जो वर्तमान की राज्य व्यवस्था चल रही है ना, जिसमें लिखा हुआ है ये सब ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल मजदूरों का शोषण करने के लिए है ना, और ये सब व्यवस्था पूंजीपतियों के हित में है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, सामान्य व्यक्ति क्या कहता है कि ये जो संविधान है ये सभी के लिए है,
लेकिन नक्सलवादी क्या कहते हैं कि ये संविधान, लोकतंत्र, ये राज्य है ना, ये राज्य जो है ये सब किसके लिए है? ये सब केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए है ना। वो यही कहते हैं कि ये टाटा, अंबानी, अडानी के लिए बस है, ऐसी उनकी विचार। और इसी तरह लोगों के मन में क्या करते हैं? राज्य के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति गुस्सा भरते हैं। फिर यही तो होता है कि राज्य की जो संस्थाएं हैं, उसके जो संस्थाओं का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको मारा जाता है, जैसे सेना, नेता। तो ये नक्सलवादी क्यों इनको मारते हैं? इसीलिए मारते हैं कि ये राज्य है, अर्थात राज्य की संस्थाएं हैं, तो राज्य के प्रति गुस्सा दिखाते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र, वर्तमान राज्य व्यवस्था सब ढोंग है, हम इसको खत्म भी कर देंगे। ठीक है, हम इसको खत्म कर देंगे। अब सवाल है कि इसको खत्म कैसे करेंगे? तो कहते हैं हम खत्म करेंगे हिंसा से, चूंकि ये माओ की थ्योरी से प्रभावित है ना। जैसे मार्क्सवाद था वैसे माओ त्से-तुंग था, ठीक है, लेनिन है, ये सब साम्यवादी दार्शनिक हैं। बस अभी इतना समझ लीजिए। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो राज्य है, ये लोकतंत्र है, ये सब ढोंग है और ये केवल और केवल बुर्जुआ वर्ग के लिए है। ये कहते हैं बुर्जुआ वर्ग, है ना। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा ये बुर्जुआ वर्ग क्या है? तो ये कहते हैं बुर्जुआ वर्ग उन लोगों से बना वर्ग है जिनके पास संपत्ति है, अर्थात पूंजीपति, ठीक, जमींदार, ये सभी है पूंजी, ये सब बुर्जुआ वर्ग के लोग हैं। तो कहते हैं, फिर बस समझिएगा, जो ये फिलॉसफी कहती है कि ये सब जो लोकतंत्र ना, ये बुर्जुआ वर्ग के लिए है बस, इससे सर्वहारा वर्ग का कोई हित नहीं होगा। किसका नहीं होगा? सर्वहारा वर्ग का। सर्वहारा वर्ग किसका है? जिसमें मजदूर और किसान आएंगे। तो ये कहते हैं कि ये सब व्यवस्था बुर्जुआ वर्ग के लिए है, सर्वहारा वर्ग के लिए नहीं है। इसलिए सर्वहारा वर्ग को अपना हक छीनना होगा, सत्ता को खत्म करना होगा हिंसा के आधार पे। और माओ त्से-तुंग कहते भी हैं कि सत्ता किससे मिलती है? गोली की बंदूक की नली से, है ना। मतलब बंदूक चला के ही हमें सत्ता मिलेगी। हमें अब बेवकूफ़ नहीं बनना, जो लोकतंत्र के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अब हमें नहीं बनना, ऐसा वो लोग कहते हैं और इसीलिए वो हिंसा करते हैं। तो ये पूरा उनका दर्शन है। उनका दर्शन एक बार फिर समझ लें। वो कहते क्या है कि ये लोकतंत्र है, वर्तमान की राज व्यवस्था है, तुम जिसको आधुनिक राज व्यवस्था कहते हो, ये सब बुर्जुआ वर्ग के द्वारा चलाई जा रही है और ये बुर्जुआ वर्ग के हित में है और ये सर्वहारा वर्ग का करेगा विनाश। इसलिए अब सर्वहारा वर्ग को जागना होगा और जागेगा और उसे अपने लिए लड़ाई लड़नी होगी और उस लड़ाई में हिंसा का प्रयोग करना होगा और हिंसा का प्रयोग करके उसे इस वर्ग को खत्म भी करना होगा और इस वर्ग को खत्म करके अपनी सत्ता को स्थापित करना होगा, तभी सबका कल्याण होगा। यही है, इसी को हम वामपंथ कहते हैं, है ना। और जब चूंकि ये वामपंथ कैसा है, वामपंथ भी दो तरह के होते हैं। एक वामपंथ ये कहता है कि हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक नियमों से करना है, हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति चुनाव से करेंगे, वो दूसरा है। लेकिन जो कहता है कि हमें हिंसा के द्वारा प्राप्त करना है, उसे कहते हैं वामपंथी उग्रवाद। इसीलिए इस आंदोलन को बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना, LWE, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल पे जाके बात करता है और लेफ्ट विंग से मतलब इसकी विचार है। तो मेरी बात समझ में आई? इस तरह हमने ये समझा कि इनके पीछे क्या दर्शन है। अर्थात ये भी बोलता है कि हमारा साधन पवित्र हो या ना हो, पर हमारा साध्य पवित्र है। साधन मतलब पाने का तरीका हम हिंसा अपना रहे हैं, लेकिन साध्य हमारा क्या है? साध्य है हमारा मजदूरों का कल्याण, गरीबों का कल्याण। अर्थात ये कहते हैं कि हमारा साध्य पवित्र है तो हमें साधन की कोई चिंता नहीं है। इस तरह इनकी विचारधारा है। तो यहां से ये समझ में आया। चलिए एक बार फिर अब समझते हैं। तो अब जो लोग, अब आप समझ गए होंगे दो वर्ग हैं, है ना। तो नक्सलवाद में कौन कौन आते हैं? नक्सलवादी में आते हैं मजदूर, आदिवासी, जो भी वर्ग जिसका शोषण हो रहा हो, गरीब। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब बंदूक उठा लेते हैं। अब बंदूक उठा के किसके खिलाफ हिंसा करते हैं? ये हिंसा करते हैं राज्य के खिलाफ। और क्यों क्या कहते हैं कि हम इस राज्य को खत्म कर देंगे। अब मन में सवाल ये आ रहा होगा आप लोगों के कि भाई इन्होंने क्यों बंदूक उठाई? आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने बंदूक उठाई? अर्थात अब पढ़ेंगे हम नक्सलवाद के कारण। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम नक्सलवाद के कारण पढ़ेंगे और नक्सलवाद का इतिहास और पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उसके लिए हमने क्या क्या अप्रोच अपनाया,
है ना, वो अलग चीज़ है। अभी पहले चलते हैं कि नक्सलवाद का क्या कारण था। हमने ये समझ लिया नक्सलवाद क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि नक्सलवाद के माइंडसेट क्या होता है। उनका अप्रोच ये होता है कि हमारा उद्देश्य पवित्र है, उसके लिए हम हिंसा अपनाएंगे और हिंसा के माध्यम से हम बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर देंगे और सर्वाहार की शासन आएगा। ठीक, एक ऐसा शासन जिसमें हर आदमी के पास अधिकार होंगे, समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, ऐसा ये कल्पना करते हैं। ठीक, तो अब शुरू करते हैं नक्सलवाद शुरू क्यों हुआ। ठीक, ठीक, देखिए देश आजाद हो चुका था 1947 में। ठीक, 1947 में देश आजाद हो चुका। देश में लगातार सभी वर्गों के लिए काम हो रहा था, है ना, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम चल रहा था। पर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर व्यवस्थित तरीके से काम नहीं हो पा रहा था, है ना। तो उसमें एक सबसे बड़ा क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल था वो समय का। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल था। अभी इसको रुकिए, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते सुधार क्या है, कारण क्या है ना, कारण पहले पढ़ते हैं कि क्यों गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया, है ना। भाई आप ये बताओ कि गुस्सा आया होगा तभी तो उन्होंने हिंसा की होगी, है ना। जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, जो मजदूर हैं, ठीक है, जो किसान हैं, ठीक, उन्होंने क्यों बंदूक उठाई, उन्होंने क्यों हिंसा की, क्योंकि उनको राज्य के प्रति गुस्सा था। ये क्लियर हो गया आपको। अब आप माझी मूवी याद करिएगा, उससे स्पष्ट होगा थोड़ी बहुत, है ना। तो माझी मूवी में भी यही सीन होगा, उसमें नक्सलवाद का शुरुआती आयाम दिखाया गया है। तो अब समझिएगा कि भाई ये वर्ग क्यों गुस्से में आया। अगर हम इसके गुस्से का कारण समझ लें तो हम समझ जाएंगे कि नक्सलवाद क्यों हुआ, क्योंकि भाई ये गुस्सा हुए तभी तो इन्होंने बंदूक उठाई। तो चलिए इनका गुस्सा समझते हैं कि ये वर्ग क्यों गुस्सा हुआ, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग क्यों गुस्सा हुआ। तो देखिए सबसे बड़ी इनके गुस्से का कारण था भूमि सुधार ना होना। भूमि सुधार न होना। आपको पता था आजादी के पहले क्या था, जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में क्या होता है कि हजारों एकड़ का मालिक एक आदमी होता है ना, और वो क्या करता है, वो मजदूरों के तौर पे किसानों से काम लेता है और किसानों को बहुत दयनीय हालत होती है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो किसानों को उम्मीद हुई कि शायद अब सब अच्छा हो जाएगा, अब हमारी सरकार है, क्योंकि इनके भी अपने सपने थे, इन्होंने भी सहयोग किया था आज़ादी में, है ना। लेकिन जब भूमि सुधार अच्छे से नहीं हुआ, अर्थात जब जमींदारों से हमने जमीन लेकर इन किसानों को जमीन नहीं दी, तो इन किसानों के अंदर गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, हमने कोशिश की भूमि सुधार की, पर चूंकि जमींदारों ने क्या किया, अपने ही संपत्ति जो है अपने पुत्र उत्र के नाम कर दी, किसी ना किसी तरह से बच गए। या ये कह सकते हो आप कि शायद सरकार भूमि सुधार करने में फेल हो गई। जब सरकार भूमि सुधार करने में फेल हो गई तो क्या हुआ, एक वर्ग जो किसान था, जिसके पास पहले से भूमि नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद वो उम्मीद जगाया था कि उसको भूमि मिलेगी, लेकिन भूमि ना मिलके क्या मिला, अभी भी उसका शोषण हो रहा है। तो जब उसका शोषण हो रहा था तो फिर वो देश से नाराज होने लगा, अर्थात राज्य के प्रति उसमें गुस्सा आने लगा। इस गुस्से के कारण नक्सलवाद, जो सबसे मेन कारण नक्सलवाद का वो यही है, भूमि सुधार ना होना। अगर भूमि सुधार हो गया होता तो शायद आज की डेट में ये नक्सल समस्या नहीं आती। दूसरी क्या कारण है, ठीक है, कि प्रशासनिक दक्षता ना होना, प्रशासन का दक्षता ना होना। अब ये क्या मतलब है, हमारे देश में आज़ाद होने के बाद सब लोगों को उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, है ना। कई जगह बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वहाँ प्रशासनिक मशीनरी, है ना, जो अधिकारी थे वो अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा था यहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी बहुत बेकार तरीके से काम कर रही थी। और ये आज़ादी के 10 साल नहीं, आज़ादी के 50 साल तक की बात है। 1960, 1970, 1980, 1990 तक वहाँ पर सरकारी मशीनरी नहीं थी। मैं कहूँ तो आज भी नहीं है कई जगह। तो
है ना। अब आप समझिएगा, पहली बात तो भूमि सुधार नहीं हुआ तो वहां से किसान नाराज हो गए, ठीक है, ये किसान नाराज हो गए। अब प्रशासनिक दक्षता नहीं थी, है ना। अब जब प्रशासनिक दक्षता मतलब जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो रहा। जैसे मैं कहूं कि जो वर्तमान में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यहां पर आज़ादी के 10-20 साल तक, 30 साल तक प्रशासनिक बहुत दक्षता थी नहीं। यदि आपने योजना चलाई पीडीएस, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो वहां पर उसमें इतना भ्रष्टाचार था, इतना भ्रष्टाचार था कि वहां किसी आदमी को अनाज मिलता ही नहीं था। तो आपको क्या लगेगा कि भाई जब हमें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, हम तो और गरीब होते जा रहे हैं, है ना। वहां के लोगों में क्या आया? आक्रोश, क्योंकि वहां पर प्रशासनिक दक्षता नहीं थी। उसका मैंने एक उदाहरण क्या आपको दिया, पीडीएस ना होना, कोई भी सरकारी योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा उस वर्ग को। तो ये वर्ग क्या हुआ? देश से नाराज होने लगा। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। एक जिला था बस्तर, अभी भी है, लेकिन एक समय बस्तर का क्षेत्रफल केरल से बड़ा था, 38,000 स्क्वायर मीटर था बस्तर का, केरल का उससे कम था। अब बताइए, पूरे एक जिले को एक डीएम देखता है। अब इतने बड़े जिले में जिसका आकार केरल के बराबर है, उसको एक डीएम देख पाएगा? वो डीएम कहीं इंक्वायरी भी कर पाएगा अच्छे से, कहीं छापा भी मार पाएगा अच्छे से? तो क्या होगा? सारे नीचे के अधिकारी होंगे भ्रष्ट, है ना। अब आप सोचो, जो बस्तर था वो केरल के बराबर था और बस्तर में केवल एक डीएम होता था। अब वो डीएम क्या सब जगह देख पाएगा? क्या नहीं देख पाएगा। तो वहां प्रशासनिक दक्षता क्या होगी? खराब होगी। अर्थात लोग करेंगे घोटाले, भ्रष्टाचार, और जब घोटाले भ्रष्टाचार करेंगे तो वहां की जनता में आएगा गुस्सा कि भाई हमें कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा। जब उनको लग रहा है कि हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो सरकार के खिलाफ उठा लेंगे वो बंदूक। फिर वहां पर उस एरिया में जहां पर है नक्सली एरिया, मेनली मैं बात अगर करूं अभी मैप के द्वारा, ठीक है, ठीक। तो ये एरिया मेनली नक्सली एरिया है ये, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का, महाराष्ट्र का भाग आ जाएगा, एमपी का भी भाग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप एमपी ले लो, यहाँ से महाराष्ट्र ले लो, ये तो छत्तीसगढ़ पूरा है ही है, यहीं से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो ये सब एरिया था मेनली। अब इसी एरिया में देखिए भूमि सुधार नहीं हुआ, इसी एरिया में क्या नहीं हुआ? प्रशासनिक दक्षता नहीं हुई। अब जैसे ये बस्तर था जहां पर, अब इस एरिया की सबसे बड़ी समस्या एक और थी कि यहां पर बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, अर्थात अस्पताल और स्कूल तक नहीं थे इधर। ये बात आप कह सकते हो कि 2010 तक भी नहीं था अच्छे से, तो है ना। या मैं कहूं कि 2000 में क्यों यहां डिमांड उठी कि हमें अलग कर दो बिहार से? क्यों छत्तीसगढ़ की डिमांड उठी? क्योंकि हमें एमपी से अलग कर दो, क्योंकि यहां विकास ही नहीं हुआ था। जब विकास नहीं होगा, अर्थात जब शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतें नहीं लोगों की पूरी होंगी, तो लोगों में गुस्सा आएगा राज्य के प्रति, है ना। उन्हें लगेगा कि राज्य हमारे लिए क्या कर रहा है। ये बात अभी जब मैं इतिहास बताऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा, है ना। अभी केवल कारण समझिए। तो बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं थी। अब जब अस्पताल नहीं होगा, ठीक है, जब शिक्षा नहीं होगी, तो लोग क्या होंगे? लोगों का राज्य के प्रति गुस्सा होगा। मैं बार बार आपको राज्य के प्रति गुस्सा इसलिए बता रहा हूं, उसका एक आगे अभी रीजन होगा, ठीक है। फिर दूसरा, फिर आया वैश्वीकरण, ठीक है। अब वैश्वीकरण में क्या हुआ कि बाहर से कंपनियां आई, है ना, निजीकरण हुआ। निजीकरण का क्या मतलब हुआ कि घरेलू कंपनियां हुई, है ना। 1991 के समय हुआ था ये सब। तो अब उससे क्या होने लगा कि 1991 के बाद जब विदेश की कंपनियां आने लगी, भारत की कंपनियां आने लगी, तो इस क्षेत्र में क्या करने लगी हो? अपना व्यवसाय, खनन व्यवसाय, बिजनेस। जब इस क्षेत्र में व्यवसाय करने लगी तो क्या हुआ? वहां के लोगों को हटाना पड़ा इधर उधर। अब भाई जिस क्षेत्र में खनन होगा, वहां जो आदिवासी रह रहे होंगे उनको हटाया गया होगा। तो उन आदिवासियों में नाराजगी हो गई, उन आदिवासियों में गुस्सा आया
तब भी उन्होंने बंदूक उठाया कि हमें हमारी जमीन से क्यों निकाल रहे हो। फिर देखिए गुस्सा, तो वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण जब वहां पर निजी क्षेत्र गया, और वो निजी क्षेत्र गया तो कोई प्लानिंग के साथ नहीं अच्छे से गया, बस उसका काम बिजनेस करना था। उसने ये नहीं सोचा कि वहां के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। तो उन लोगों के अंदर राज्य के प्रति एक गुस्सा आया। प्लस वहां कोई रोजगार नहीं हुआ, है ना। अब आप मेरी बात समझिएगा, क्योंकि वहां पर कोई शिक्षा नहीं थी, एजुकेशन नहीं था वहां पर, तो वहां के लोगों में कोई क्षमता नहीं थी, है ना। वो इंजीनियर नहीं थे, वो फार्मासिस्ट नहीं थे, वो डॉक्टर नहीं थे। तो क्या होगा, अब मान लो इस क्षेत्र में हम काम करने गए, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है, तो क्या होगा, यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे क्या हम? नहीं, हम क्या करेंगे, बाहर से ही लोगों को ले आएंगे। अर्थात छत्तीसगढ़ झारखंड में कहाँ के लोग काम कर रहे हैं, मुंबई के लोग, बाहर के लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग क्या है, वहाँ के लोग शिक्षित ही नहीं है, तो वहाँ के लोगों को काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों को क्या लगा कि हमारी ही जमीन में आके आप सारे काम कर रहे हो और हम ही को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें क्या मिल रहा है, हमें धूल और धुआं मिल रहा है बस। भाई खनन करने से क्या होता है, पर्यावरण खराब होता है ना। जैसे आप छत्तीसगढ़ जाइए, ठीक है, सॉरी झारखंड, तो वहां पर एक जादू गोड़ा है, यहाँ पर यूरेनियम बहुत होता है। तो वहां से जब यूरेनियम निकाला जाता है ना, तो आसपास उसका थोड़ी बहुत रिसाव होता है। तो देखिएगा वहां के बच्चे विकलांग हो रहे हैं अब। तो उन बच्चों के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी कि आप लोग आते हो इधर, खनन करते हो, खनन करने के बाद अच्छे से व्यवस्थित रूप से नहीं करते, है ना, ज्यादा लाभ के चक्कर में, और उसका क्या परिणाम किसको मिलता है, हमारी पीढ़ियों को। तो बताइए, वो बंदूक नहीं उठाएंगे, उनमें गुस्सा जायज होगा। देखिए अभी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, अभी आपको कारण बता रहा हूं। तो कारण मैं पूरी तरह से समझाने के लिए आपको उनका दृष्टिकोण समझा रहा हूं, उसके बाद मैं राज्य का दृष्टिकोण समझाऊंगा। ठीक, तो इस तरह विस्थापन होने लगा। जब बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन लोगों को विस्थापित किया गया, उनमें आक्रोश आ गया। तो इस तरह ये चीजें हुई। तो यहां पर उनके मन में आया गुस्सा, और गुस्से का यही सब कारण था। फिर कुछ पर्यावरण के कानून आ गए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या आ गया, जैसे आ गया वन कानून। अब वन कानून का क्या था, मतलब इसमें वन को लेकर सरकार क्या हो गई, थोड़ी चिंता जाहिर करने लगी, है ना। ऐसा नहीं था कि वन में कोई भी आएगा, कोई उसका यूज कर लेगा। तो मान लो इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर दिया, जैसे मान लो बायोस्फीयर घोषित कर दिया, है ना, या जैसे मान लो नेशनल पार्क घोषित कर दिया। तो अब क्या होगा, इसमें कोई अंदर नहीं आ पाएगा, है ना। वैसे ही जैसे मान लो वन कानून बन गया, तो ये हो गया कि अब वन क्या हो गया, स्टेट की संपत्ति हो गई। मतलब अब वन पे राज्य का हक है। मेरी बात समझिएगा, जो पहले आदिवासी रहते थे उस एरिया में, वो अपना आराम से घूमते थे, खाते पीते जो भी थे। उस देखिए आदिवासियों के लिए जो जंगल है ना, वही प्रमुख आय का स्रोत है। उसी जंगल से वो चिरौंजी निकालते हैं, उसी जंगल से वो महुआ निकालते हैं, उसी जंगल से वो तेंदुपत्ता निकालते हैं, और उसी से अपना जीवन चलाते हैं, है ना। अर्थात जंगल उन्हें लगता था कि उनकी संपत्ति है, और उसका संरक्षण भी बहुत बेहतर करते थे। लेकिन क्या हुआ कि अब हम लोगों को ये हुआ कि एनवायरनमेंट बचाना है ना, तो वनों को बचाना है। तो अब वो झूम खेती भी करते थे, शिफ्टिंग खेती, है ना, एक जला देंगे फिर दूसरा, तो ये भी वो करते थे। तो हमें ये लगा कि हम राज्य को क्या कर लें, स्टेट की संपत्ति घोषित कर दें। ऐसा नहीं कि कोई भी आए इसको प्रयोग करे, क्योंकि कई लोग उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। पूरे भारत की बात थी ये। तो हमने क्या किया, पूरे भारत की जो वन थे उनको संपत्ति मान ली स्टेट की, कि इसका कोई ऐसे यूज नहीं कर लेगा कि कोई आया ऐसे ही उसको वहां पर फैक्ट्री बना दी, ऐसा कुछ नहीं। अब वन होंगे सुरक्षित। साथ में हमने जानवरों की सुरक्षा के लिए क्या, प्रोटेक्शन एरिया बना दिए। तो जब आदिवासियों पे ये कानून लगा तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्हें ये लगा कि उनकी संपत्ति में छेड़छाड़ हो रही है, उनका जंगल में हक था सदियों से, और आज ये सरकार छीन रही है। तो फिर इनमें और अंग्रेजों में क्या अंतर है, ये उनके मन में आया होगा, है ना। ऐसे ही जब कोई आदिवासी काम कर रहा हो, वहां मान लो कोई एक अधिकारी आ जाए, है ना, अधिकारी क्या, मान लो सिपाही आ जाए और उसको हटा दे जंगल से, चलो दूर चलो, है ना, ये अब राज्य की संपत्ति है, यहाँ तुम नहीं बटोर सकते। उसके ऊपर बड़ा गुस्सा उसको आएगा। फिर उसको गुस्सा आएगा, तो ये गुस्सा उसके दिमाग में आ रहा है। अभी आप देखिए किसानों के दिमाग में गुस्सा क्यों आ रहा है, भूमि सुधार नहीं हुआ। मजदूरों के दिमाग में भी गुस्सा आया, है ना। मजदूरों के दिमाग में गुस्सा क्यों आया, क्योंकि नौकरियां ही नहीं मिल रही थी। अब नौकरी वाला भी बात बताएंगे, ठीक है। ये आदिवासियों वाली भी बात चल रही है। तो हमने बात कर ली किसान की, हमने बात कर ली आदिवासियों की,
अब देखिए और आगे चलते हैं हम, ठीक, आगे चलते हैं। बेरोजगारी, ठीक, जो व्यक्ति थोड़ी बहुत पढ़ ले रहा था, शिक्षा पा रहा था, ठीक है ना, या कहिए शिक्षा के बिना भी किसी को नौकरी ज्यादा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली नौकरी? क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कमी थी। क्या कमी थी मैं बताता हूं। जैसे कोई अर्थव्यवस्था होती है ना, तो पहले कृषि प्रधान होती है, अर्थात वहां क्या होता है, वहां खेती होती है, फिर वहां होता है विनिर्माण, है ना। विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मोबाइल का बनना, जीन्स का बनना, शर्ट का बनना, मार्कर बनना, कैमरा बनना, ये सब होता है ना। उसको बोलते हैं विनिर्माण। अर्थात मतलब ये कहा सकता है सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनता है ना। फिर उसके बाद होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आते हैं जो कंप्यूटर से काम करते हैं, जो टीचर होते हैं, है ना। अब इन दोनों में, तीनों में क्या है, इन तीनों में क्या है कि जैसे मान लो कृषि है, तो कृषि से हम लोग किस में आते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में आते हैं, है ना। पहले कुछ लोग किसान होंगे, फिर उस देश में फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी, तो यहां जो लोग काम कर रहे थे अब वो धीरे धीरे इस सेक्टर में आ जाएंगे, फिर कुछ समय बाद इस सेक्टर से इस सेक्टर में आ जाते हैं, है ना। पहले भाई किसी भी देश में ऐसे ही होता है, पहले उस देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी होती है, फिर होती है सर्विस इकोनॉमी, है ना। तो इससे क्या होता है, पहले लोग यहाँ जो काम कर रहे होते हैं कुछ तो यहाँ रहेंगे, कुछ लोग यहाँ आ जाएंगे, फिर मान लो इसी में से कुछ लोग यहाँ चले जाएंगे। इस तरह कोई भी इकोनॉमी काम करती है। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में ये सेक्टर कभी ज्यादा काम नहीं कराया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या रहा, हमेशा बहुत कम रहा। इसका नुकसान क्या हुआ कि ये सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। अब आप बताओ कि कंप्यूटर में बैठ के काम करने से ज्यादा रोजगार पैदा होगा कि कार निर्माण करने से ज्यादा होगा, जीन्स निर्माण करने से ज्यादा होगा। जीन्स निर्माण करने में कई लोग लगेंगे, पर कंप्यूटर में एक ही आदमी कई लोगों का काम कर देगा, है ना। क्योंकि भारत इस क्षेत्र में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, इस क्षेत्र में भी था, लेकिन इस क्षेत्र में भारत पीछे रहा। तो भारत में ना रोजगार नहीं पैदा हुए, इसीलिए अब मोदी मेक इन इंडिया कर रहे हैं, है ना, वोकल फॉर लोकल कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारत में विनिर्माण हो। भारत में जब निर्माण होगा ना तो रोजगार मिलेगा। क्योंकि 1990 के दशक के समय जब भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज परिवर्तन आ रहे थे, लेकिन वो परिवर्तन कहाँ हो रहा था, सेवा क्षेत्र में हो रहा था। तो ये क्षेत्र बहुत पीछे हो गया, और जब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पीछे हो गया तो रोजगार नहीं हुए। तो कई यूथ में क्या हुआ, देश के प्रति गुस्सा हुआ। अब सुनिए, तो क्या हुआ, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि किसान, मैंने बताया मजदूर, और मैंने बताया कि युवक, ठीक। इन सब में क्या है, इन सब में है गुस्सा। किसके प्रति, राज्य के प्रति। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे अंदर किसी को लेके बहुत गुस्सा है, तो यदि मैं उससे अपना गुस्सा जाहिर कर दूंगा तो शायद गुस्सा खत्म हो जाएगा, है ना, और मेरे मन में उसके लिए अच्छी भावनाएं आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं गुस्सा जाहिर नहीं कर पाया अपना, मैं अपना गुस्सा नहीं जाहिर कर पाया, तो क्या होगा, हो सकता है मैं उसके प्रति हिंसक हो जाऊं। जैसे मान लो कोई मुझे कुछ कह के गया, और मैं थोड़ी देर देखता रहूं, और आधा घंटा बाद मेरा मूड सन के मैं उठा के डंडा उसको मारने लगूं, तो क्या हुआ, मैं बोल नहीं पाया ना कुछ, अपनी बात ही नहीं कह पाया मैं, तभी अंदर से मेरे हिंसा आ गई। तो हिंसा कब आती है, जब आप बात नहीं कर पाते। आप एक उदाहरण समझिएगा कि जब कहा जाता है कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस को कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व, है ना, यही कहते हैं ना उसको कि ये सेफ्टी वॉल्व था, है ना। कैसे, मतलब अंग्रेजों को ऐसा फील हो गया था कि भारतीय लोगों में गुस्सा बहुत हो रहा है, और यदि गुस्सा अभिव्यक्त नहीं हुआ तो क्या होगा, क्रांति हो सकती है। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, और वो क्रांति शायद बहुत भयानक होगी। तो ऐसा कहा कि इस गुस्से को क्या करना है, हमें इस गुस्से को शांत करना है। तो क्या कहा, कांग्रेस बना दिया। और कांग्रेस बनाया तो क्या हुआ, अब कुछ नेता बन गए, और नेता अपनी बात कहने लगे, सरकार उसको सुनने लगी, माने या ना माने अलग मैटर है। लेकिन जब आप अपनी बात कह दोगे तो आपके अंदर बहुत शांति मिलेगी, और फिर शायद आप हिंसक गतिविधियां ना करो।
यही होता है ना, इसीलिए कांग्रेस बनाई गई थी आजादी के समय। ऐसा एक सिद्धांत है, सेफ्टी वॉल्व वो सिद्धांत। क्या कहा था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस इसलिए बनाई है क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई क्रांति ना हो, जो भारतीयों में गुस्सा है वो गुस्सा धीरे धीरे बातों के माध्यम से निकले, है ना। तो कुछ लोगों को उन्होंने नेता बना दिया, उन नेताओं के माध्यम से, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब क्या करते थे, ये सब जो गुस्सा था ना, उस गुस्से को बातों के माध्यम से कहते थे। तो उसी तरह ये गुस्सा भी शांत हो जाता अगर वहां कोई नेता होता अच्छा, वहां अगर कोई अच्छी लीडरशिप होती, कोई वहां नेतृत्व करने वाला होता। लेकिन आपको आज भी अच्छे से पता होगा कि आज भी दलित वर्ग में, एसटी वर्ग में कोई अच्छा नेता नहीं है। ट्राइबल्स में एक अच्छे कोई ट्राइबल्स नेता का नाम बता दीजिए आप, जो छत्तीसगढ़ झारखंड से संबंधित हो। तो कोई वहां अच्छा नेता ही नहीं था। प्लस वहां स्थानीय स्वशासन नहीं था। स्थानीय स्वशासन मतलब वहां अगर पंचायत होती तो शायद वहां की बातें लोगों को अपनी व्यक्त करते, तो जब वहां अपनी बातें व्यक्त करते तो शायद उनका गुस्सा कम होता। तो वहां जब राजनीतिक शून्यता थी, क्या थी, राजनीतिक शून्यता। ठीक, राजनीतिक शून्यता मतलब वहां किसी में कोई नेतृत्व क्षमता नहीं थी। तो वहां से जब कोई नेता नहीं होगा, जब नेता नहीं होगा तो अपनी बात ही नहीं कह पाएगा। तो फिर क्या हुआ, वहां के लोगों में और राज्य के बीच में क्या हुआ, गैप हो गया। क्यों, ये गैप जब हुआ तो इन लोगों का गुस्सा राज्य तक नहीं पहुंचा। फिर इन लोगों ने क्या किया, बंदूक उठा ली। अब चूंकि बंदूक उठाई क्यों, क्योंकि इनको किसी ने ये बोल दिया कि भाई बंदूक उठा लो तभी तुम्हारा समाधान होगा। तो अब आपको पता है जब कोई गुस्सा होता है तो उसको भड़काना बहुत आसान होता है। तो इनको भड़का दिया गया क्योंकि इनका कोई नेता नहीं था। अगर नेता होता तो संसद में बोलता, है ना, आवाज उठाता, अधिकारों के लिए लड़ता। भाई आज आप ये बताइए, अगर एक कोई एससी समुदाय के साथ कुछ गलत हो जाता है तो कितना बवाल होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि संसद में इनका प्रतिनिधित्व है ना, इनके वास्तविक रूप से बड़े नेता हैं। अगर आप कह दीजिए ओबीसी के खिलाफ कुछ, तो देखिए कैसे ओबीसी की जो नेता हैं वो आवाज उठा देते हैं पूरी, है ना। तो इनके वर्ग की क्या है, इनके वर्गों की बात सुनी जाती है, इनकी एक आवाज है, ये अपनी आवाज कह सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही, तो इनकी आवाज है, तो इनका गुस्सा बंदूक से नहीं बातों से निकलता है। लेकिन इस वर्ग की कोई आवाज ही नहीं थी, कोई नेता ही नहीं था, और इसीलिए ये दूसरों की बातों में आसानी से आ गए और भड़क गए, और उसी से नक्सलवाद बढ़ने लगा। अब किन्होंने भड़काया ये अलग चीज है भी, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया कि नक्सलवाद क्यों बढ़ा, क्योंकि नक्सलवाद के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था कुछ वर्गों में आक्रोश, और उस आक्रोश को सरकार समझ नहीं पाई। सरकार ने वहां कुछ नहीं किया ऐसा कि वो आक्रोश शांत होता। तो ये सब कारण थे जो नक्सलवाद के बढ़ने के कारण थे। मैं थोड़ी जो पढ़ा रहा हूं उसका लेवल ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि उसकी तुलना में फिर ये नहीं है कि आप अपने गांव में बैठे हो तो सोचो दिल्ली वाला लड़का स्मार्ट होगा, है ना। आपको उससे भी बेहतर अब पता होगा। आप किसी से भी इस मामले में बात कर लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो उसकी क्या क्वालिटी है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि उनमें क्यों गुस्सा आया और क्यों उन्होंने बंदूक उठाया। तो हमने क्या कहा, ये गुस्सा बता दिया हमने क्यों आया, और फिर गुस्से से बताया कि उनको भड़का दिया गया, और जब भड़का दिया गया तो उन्होंने उठा ली बंदूक, है ना, और इसी बंदूक से बना नक्सलवाद। ठीक, तो इस तरह हमने सीखा नक्सलवाद कैसे आया। ठीक, अब चलिए नक्सलवाद की एक हिस्ट्री समझ लेते हैं, इतिहास कि भारत में कैसे शुरू हुआ। देखिए हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है, 1947 में। सोचा था कुछ अच्छा हो जाएगा पर हुआ नहीं। ठीक, 1960 के दशक के आसपास, 1960 के दशक के आसपास पश्चिम बंगाल में एक दार्जिलिंग क्षेत्र है ना। दार्जिलिंग सुना ही होगा, यहां पर चाय के बागान बहुत हैं, चाय के बागान। ठीक है, तो चूंकि चाय के बागान थे इधर, तो इधर क्या रहते थे, इधर रहते थे मजदूर। ठीक, और क्या कुछ किसान भी रहते थे। ठीक, तो ये लोग रहते थे इधर। इन लोगों ने सोचा होगा कि आज़ाद हो गए देश, अब हमें अच्छा होगा, है ना, अब हमें मुक्ति मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ।
इन मजदूरों का शोषण, इन किसानों का शोषण अभी भी उस दार्जिलिंग क्षेत्र में अभी भी पूंजीपति व जमींदार करते थे। और पूंजीपति और वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो आपस में साठगांठ किए हुए थे, है ना। जैसे मान लो पुलिस और वहां का जो सबसे बड़ा आदमी रहता होगा वो साठगांठ किए थे, तो मजदूर अपनी अगर शिकायत भी करता था तो शिकायत कोई मानता ही नहीं था। कहानी यहां तक है कि एक किसान साहूकार से पैसा लिया, साहूकार भी एक मान लीजिए शोषण वर्ग ही था, जमींदार का एक टाइप, है ना। साहूकार क्या करता था, पहले पैसा दे देता बहुत ज्यादा ब्याज दर में, है ना, और ब्याज में जब पैसा दे देता है तो किसान वापस नहीं कर पाता तो उसकी जमीन कब्जा लेता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 वर्ग थे उधर, है ना। कौन कौन था, ये दार्जिलिंग क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ चाय के बागान थे, और यहाँ कौन था, यहाँ एक वर्ग था मजदूर, दूसरा वर्ग था किसान, है ना, और शोषण करने वाले कौन थे, वहां शोषण करने वाले थे पूंजीपति जो चाय बागान के मालिक थे, प्लस जमींदार, है ना, प्लस क्या था वहां का जो राज्य था, है ना, अर्थात जिसे प्रशासन कहते हैं वो भी था, और जमींदार के साथ ही आप जोड़ लीजिए साहूकार को। तो एक वर्ग ये था, ठीक। इस वर्ग को क्या बोलेंगे हम उनकी भाषा में, उनकी भाषा में बोलेंगे सर्वहारा, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बुर्जुआ, ठीक है। ये इसका शोषण होता था, ये शोषित करता था। चाय के बागान थे इधर, तो चाय के बागान में जो मजदूर काम करते थे उनका शोषण होता था, और जब वो शिकायत करते थे ना तो शिकायत करता कोई सुनता ही नहीं था। तो इन लोगों के मन में आया बहुत तेज गुस्सा आया, और गुस्सा कब फूटा, गुस्सा 1967 में फूट गया। 1967 में क्या हुआ कि एक किसान साहूकार से मुकदमा लड़ा, और साहूकार से मुकदमा लड़ना कितनी बड़ी बात होती है भाई, किसान तो गरीब था लेकिन किसान जीत गया। जब किसान मुकदमा जीत गया तो उसे अब लगने लगा कि मुझे सारी जमीन मेरी मिल जाएगी। लेकिन जब वो गया जमीन लेने और उसने दिखाया होगा साहूकार को कि हमें जमीन दो वापस, तो साहूकार ने क्या कहा, ये सब कागजों का हम पे असर नहीं होता, ये पुलिस उलिस सब हमने खरीद रखी है, एक कहानी के तौर पे भी। तो भाई उस किसान के ऊपर क्या बीती होगी कि इस राज्य में तो अब हमारी पुलिस भी नहीं है, ये राज्य तो हमारा ही नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, अब खुद की लड़ाई हमें लड़नी होगी क्योंकि हमारे लिए अब कोई नहीं है। तो फिर इसी समय पहली बार हिंसा हुई। चूंकि ये हिंसा कहाँ हुई थी, ये हिंसा हुई थी कहाँ, नक्सलवाड़ी एरिया में, ये एक गांव था, ठीक है, वहीं दार्जिलिंग के पास। तो इस एरिया में हुई हिंसा। तो जब नक्सलवाड़ी क्षेत्र में हिंसा हुई तो इसी को कहा गया नक्सलवाद। अब उस समय एक नेता उभरे चारू मजुमदार, है ना, चारू मजुमदार एक नेता के तौर पे उभरे। साथ ही में उस समय क्या हुए, उस समय आए एक सन्याल करके नेता, है ना, कान्हू सन्याल। तो ये जो 2 नेता थे इन्होंने इसको नेतृत्व दिया, और इन्होंने कहा कि अब हम ये पहले गांव में करेंगे, फिर शहरों में करेंगे, और पूरी सत्ता को खत्म कर देंगे। तो वहां से नक्सलवाद का विचार आया। अब 1967 से 70 आया, और 71-72 के समय पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं होने लगी। जब पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं होने लगी, अब इतिहास के तौर पे आपको बता रहा हूं तो एक बार समझ लीजिएगा बस, ठीक है। 1967 की घटना समझ ली, नक्सलवाड़ी में हो गई। अब 1970 के या 75 के आसपास क्या हुआ, बहुत सारी हिंसक घटनाएं होने लगी। तो फिर उस समय सरकार में इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जी को तनाव हुआ कि भाई ऐसा क्या हो रहा है ना, ये लोग खुलेआम लोगों को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो राज्य के खिलाफ अब विद्रोह हो रहा है, और ये बात उचित नहीं है। संविधान के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। अब पूरी बात पुरानी याद करिएगा जो मैंने लेक्चर समझाया था, वही विचारधारा, है ना, वही सोच। अब उस सोच के साथ वहां रोज हिंसक घटनाएं हो रही हैं। तो फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने एक्शन टाइट कर दिया, है ना, वहां थोड़ी बहुत सेना भेज दी, सेना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 71 में क्या हुआ था, 71 में बांग्लादेश को अलग कर दिया था हमने पाकिस्तान से, तो वहां कुछ सेना थी पहले से, तो हमने कहा कि थोड़ी यहां भी समझ लो, है ना। तो सेना ने वहां मामला शांत कर दिया, है ना, क्योंकि सेना जो काम करती है उसको अच्छे से फिनिश करती है। तो सेना ने वहां नक्सलवादियों को एक प्रकार से खत्म कर दिया। और उन्हीं समय क्या हुआ, 79 में उनका नेता चारू मजुमदार भी खत्म हो गया, इसको गिरफ्त कर लिया, इतनी मतलब 3rd डिग्री दी गई होगी कि ये निपट गए। चारू मजुमदार जी खत्म हो गए। जब चारू मजुमदार, ठीक, अब मैं जी लगाता हूं तो उसका मतलब नहीं समझना कि मैं उसको सम्मान दे रहा हूं,
है ना, मैं व्यंग्य के तौर पे लगाता हूँ, ठीक है। तो पहले की कई वीडियो में ऐसा हुआ है ना कि लोग फिर वो गलत समझते, तो मैंने कहा अभी जस्टिफाई कर दो। तो चारू मजुमदार खत्म हो गए। चारू मजुमदार जब खत्म हो गए तो क्या हुआ, उनका नेतृत्व ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि सेना ने उनको खत्म कर दिया था, उनका नेतृत्व खत्म कर दिया। तो इस तरह अब नक्सलवाद मूवमेंट क्या हुआ, बिखराव आ गया। अब जब बिखराव आया तो उनका कुछ अता पता नहीं था, ऐसे लग रहा था खत्म हो जाएगा, है ना, या ये कहिए पूरी तरह से वो खत्म ही हो चुका था, बस उसका विचार जिंदा था, आइडिया जिंदा था, है ना। और उस समय की सरकार को ये चाहिए था कि उस आइडिया को भी खत्म कर दे, उस क्षेत्र में ऐसी ऐसी योजनाएं ले आए कि अब वहां के लोगों को ये लगने लगे कि राज्य हमारा है, राज्य के प्रति कोई गुस्सा नहीं है। पर ये नहीं हुआ। 1980-85 तक वहां विचार तो नहीं, विचार था पर नक्सलवाद नहीं था। लेकिन जैसे ही 1991 हुआ, निजीकरण हुआ, है ना, वैश्वीकरण हुआ, तो फिर से क्या हुआ, इस वर्ग का शोषण चालू हो गया, उनका विस्थापन होने लगा। साथ में उस समय बिहार में एक लड़ाई चल रही थी। और लड़ाई किसकी थी, बिहार में दो वर्ग थे, एक भूमिहर और एक पिछड़ा वर्ग। तो भूमिहर जिनकी रणवीर सेना थी वो पिछड़े वर्ग को मार देती थी, पिछड़ा वर्ग उनको मार देता था। एक वहां पर हिंसक घटनाएं हो रही थी। तो यह भी कहा जा सकता है कि बिहार में उस समय बड़ा खराब माहौल था, क्योंकि बिहार में उस समय सरकार भी लालू जी की थी, जो घोटालों में लिप्त रहती थी, है ना। लालू जी की सरकार में तो यह कहा जाता है कि आईएएस भी सुरक्षित नहीं था, है ना। लालू जी की सरकार में 2 आईएएस मारे गए। जब आईएएस सुरक्षित नहीं है ना, जब एक आईएएस अधिकारी नहीं सुरक्षित, तो मजदूर की तो बात ही छोड़ दो, वो मजदूर क्या उम्मीद करेंगे, है ना। तो उन्होंने भी क्या किया, नक्सलवाद में शामिल हो गए। जो विचार था अब वो धीरे धीरे फिर जिंदा होने लगा। वो क्यों जिंदा हो रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव आ रहा है ना, पर्यावरण के कानून आ रहे हैं। मैंने सब पहले जो कारण बताए थे, अब उसको हिस्ट्री में जोड़ रहा हूं, तो आप एक ना तारो मतलब पिरो लो इन सबको, ताकि आपको चीज याद रहे। तो पर्यावरण आया, ठीक, कानून आए, तो उनको लगा कि आदिवासियों को कि हमारी संपत्ति हमसे छीन रहे हो, है ना। बिहार में क्या हुआ, एक वर्ग के साथ गलत हो रहा था, तो उस वर्ग में भी आक्रोश आया, तो ये सब आपस में मिलने लगे और इस तरह फिर से नक्सलवाद जिंदा हो गया। और इसको जिंदा करने में सबसे बड़ी अगर रोल निभाया तो नेपाल ने और चीन ने, है ना। नेपाल ने और चीन ने क्या, यहां पर ना माओवादियों की सरकार थी, उसी विचारधारा की सरकार थी जिस विचारधारा को ये लोग मानते थे। तो इन्होंने उसका लगातार सहयोग किया। क्योंकि अब आप समझ रहे हैं ना कैसे, मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, ठीक है। तो ये एरिया था, ठीक है। अब बिहार में ये एरिया हो गया, तो अब यहां नेपाल था, तो नेपाल से इसको क्या मिल गया, लिंक मिल गया। तो नेपाल से इसको चीजें मिलने लगी। नेपाल की आप जानते हैं बॉर्डर लाइन कैसी पोरस है, तो नेपाल से हथियार, नेपाल से पैसा मिलने लगा। तो धीरे धीरे ये विचार फिर जिंदा हो गया। अब चीन भी यही विचारधारा का समर्थक था और भारत का दुश्मन भी था, तो ये चाहता था कि भारत ऐसे ऐसे हो टूट जाए अलग अलग। ऐसी उसकी अप्रोच रही होगी कि भारत को विभाजन करा देंगे शायद, है ना। पाकिस्तान और चीन मिलकर यही सोचते होंगे। तो पाकिस्तान की आईएसआई, ठीक है, ये और चीन, नेपाल सब मिलके इनका क्या कर रहे थे, समर्थन। तो ये 1991 के बाद से ताकतवर होने लगे, क्योंकि जो इनका पैसा मिल रहा, हथियार मिल रहे, साथ में इनके मन में राज्य के प्रति गुस्सा भी आ रहा है। किस कारण, पर्यावरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण, निजीकरण के कारण। तो इन सब मामले में अब आपको बार बार मैं वैश्वीकरण और निजीकरण इसलिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर कोई फैक्ट्री लगानी थी, अब वहां के आदिवासियों को कहा जाएगा कि तुम्हें हम एक नया फ्लैट दे देंगे, तुम फ्लैट में रह लेना। तो ये बताइए, एक आदिवासी जो जंगल में रहता था, क्या वो फ्लैट में रह के खुश होगा? उससे 2 BHK 3 BHK से थोड़ी मतलब है। आप तो उसके कल्चर को खत्म कर दे रहे हो, उसकी संस्कृति पे बात आ गई। अब तो बंदूक उठाएगा, ऐसा है ना। क्यों, इसमें गलती किसकी है? गलती है कि जब हम विस्थापन के लिए नीति बना रहे थे तो शायद हमने कोई दलित समुदाय के या ट्राइबल्स को नहीं जोड़ा। अगर हम ट्राइबल्स को जोड़ लेते उसमें, तो ट्राइबल्स की बात सुनते, जब उनकी बात सुनते तो शायद उनका गुस्सा हमें पता चलता और हम उसके हिसाब से नीतियां बनाते। तो हमने क्या किया, सहभागिता नहीं रखी, है ना। और जब सहभागिता नहीं रखी तो वही गुस्सा आया, और उस गुस्से का फायदा किसने उठाया? ये चीन, आईएसआई और नेपाल वाले उठा रहे हैं, है ना। ये लोग हथियार और क्या कर रहे हैं, यही गुस्से का फायदा उठाया, इन्हीं ने भड़काया। और इस तरह ये फिर पूरे एरिया को, इसी को बोलते हैं रेड कॉरिडोर,
है ना। ये बन गया रेड कॉरिडोर, इसमें नक्सलवाद का बहुत प्रभाव था और ये सब 1991 के बाद से बढ़ने लगा और लगातार बढ़ता रहा। लेकिन एक कमी थी अभी कि इनमें अभी नेतृत्व तो नहीं था अच्छा, क्योंकि हर छोटे छोटे कई सारे संगठन थे, विचारधारा तो उनकी वही थी, लेकिन ये आपस में क्या था, इनमें समन्वय नहीं था। कोई कह रहा था ऐसे काम करेंगे, कोई कहता वैसे काम करेंगे, है ना। तो इस तरह इनके बीच में नहीं था। लेकिन 2004 में जितने भी इस विचारधारा के लोग थे, मतलब जितने भी लोग थे इस विचारधारा के लोग, कुछ यहाँ, ये सब आपस में मिले और 2004 में इन्होंने क्या कहा कि हम अब सामूहिक रूप से काम करेंगे और सामूहिक रूप से अब हम उपद्रव करेंगे, है ना, उग्रवादी काम करेंगे। इस तरह फिर उनका विशाल रूप आया और जो सबसे उनका चरम था, मैं चरम इसलिए बोल रहा हूं कि शायद अब उनका खत्म होने का टाइम आ गया। 2004 में मीटिंग हुई, सारे संगठन आपस में विलय हो गए और फिर उन्होंने क्या किया, चालू किया काम और फिर लगातार उनका प्रभाव बढ़ता रहा। उन्होंने क्या किया, यहां भी आ गए, राजस्थान में भी उनका प्रभाव दिखने लगा। अब आप बताइए, यहां तो थे ही, राजस्थान में भी साथ में दिख रहा है। साथ में इन्होंने अर्बन नक्सल की भावना फैलाई, है ना। इन्होंने कहा अब हम केवल गांव में नहीं रहेंगे, अब हम केवल आदिवासी क्षेत्रों में नहीं रहेंगे, अब हम अपना विस्तार कहां करेंगे, बड़े बड़े शहरों में करेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाओं में करेंगे, अब नए नए यूथ को जोड़ेंगे। तो वो आया अर्बन नक्सल का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा अब हम विचार के तौर पे, पहले विचार के तौर पे हम कहाँ जाएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाएंगे और यूथ को इससे जोड़ेंगे। और जब यूथ इससे जुड़ जाएगा ना तो फिर उसका हम यूज करेंगे। तो फिर इस तरह इन्होंने अपना विस्तार किया। फिर आप देखो लगातार हिंसक घटनाएं होती हैं। 2012 के बाद देखो कि बहुत बड़े नेता इनको ठीक है, नेताओं को ये मार देते हैं, कई सैनिक अर्धसैन्य बल को ये मारते हैं, 15-15, 20-20, इस तरह ये अपने उस समय चरम पे होते हैं। लेकिन जब इनकी घटनाएं ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो फिर मनमोहन सिंह जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसके लिए हमें अब प्रत्यक्ष रूप से कुछ करना होगा। फिर इनके खिलाफ कार्य होता है। क्योंकि उसके बाद 2010 के बाद इन लोगों में भी जन समर्थन कम होने लगा। जन समर्थन क्यों कम होने लगा कि अब ये लोग भी क्या करने लगे ना, किसी अपने उद्देश्य से भटक गए थे। अब पहले उनका उद्देश्य क्या था, पहले इनका उद्देश्य था कि सत्ता को खत्म करके हमें समानता लानी है। लेकिन फिर क्या इनका उद्देश्य हो गया, फिर इनका उद्देश्य हो गया आर्थिक लाभ के लिए। जैसे ये हथियारों की तस्करी करने लगे, ये मानव तस्करी करने लगे, ये ड्रग्स की तस्करी करने लगे, है ना। साथ ही ये उसी लोगों का शोषण करने लगे जिनके लिए ये पहले लड़ाई कर रहे थे। तो अब क्या हो गया, अब वहां के लोगों का इन पे भरोसा भी कम होने लगा, साथ में सरकार की नीतियां मजबूत होने लगी। इस तरह इनका प्रभाव लगातार कम होने लगा और 2012 के बाद से इनका लगातार प्रभाव कम होता जा रहा है ना। या ये कहा जा सकता है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना वो भी लगातार कम होता जा रहा है ना। सरकार क्या करती है, सरकार हर साल आंकड़े देती है जिसमें बताती है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र कितने रह गए, तो लगातार ये क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। तो इस तरह हमने समझा कि नक्सलवाद का क्या इतिहास था। अब ये कहा जा सकता है कि कुछ आने वाले समय में ये शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये भी बात कही जा सकती है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग या अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि नक्सलवाद खत्म करने में भारत सरकार क्यों फेल रही। भाई इतना छोटा संगठन था तो इतना विशाल कैसे हो गया, तो भारत सरकार की क्या कमियां थी, फिर वर्तमान में सरकारें क्या कर रही हैं, फिर समझेंगे कि और क्या किया जा सकता है। तो इन तीनों के साथ हम नेक्स्ट नक्सलवाद पार्ट 2 में मिलते हैं। धन्यवाद।